अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उद्दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम अपनी कायनात में रोटेशनल मोशन की बात करते हैं या किसी भी किस्म के मोशन की बात करते हैं तो हमें न्यूटन के लॉज का सहारा लेना पड़ता है। और उसकी वजह यह है कि न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए और एक ग्रेविटेशनल लॉ दिया। हम सूरज के गिर्द सियारों की ही बात करें तो वो सारे के सारे सियारे न्यूटन के लॉज को मानते हुए नजर आते हैं, सवाए एक सियारे के जो कि है मरकरी। सूरज के सबसे करीब सियारा मरकरी है। सूरज का एक चक्कर ये 88 दिनों में लगाता है और इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल है। लेकिन ये सियारा न्यूटन के लॉज को ओबे नहीं करता। उसको समझाने के लिए कि कैसे ये सियारा न्यूटन के लॉज को ओबे नहीं करता, मैं आपको 2 टर्म्स बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ज़मीन की यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई गई है जो कि सूरज के 2 मुख्तलिफ एंड्स पर है। एक एंड वो है जो कि ज़्यादा दूर है प्राइमरी बॉडी से यानी सूरज से, और दूसरा पॉइंट निस्बतन करीब है लेकिन उसके बिल्कुल 180 आउट ऑफ फेज है। ये 2 पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम बात करेंगे पेरिहीलियन की, क्योंकि मरकरी जब पेरिहीलियन से होता हुआ गुजरता है तो वो प्रिसेस करता है, यानी वो अपना एंगल चेंज करता है, रोटेशनल एंगल चेंज करता है एक्सिस के गिर्द। इसे प्रिसेशन कहा जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये दिखाने के लिए है कि किस तरीके से ये एंगल प्रिसेस कर रहा है। अब ये बात हैरानी की थी कि आखिर ये काम कैसे हो रहा है, क्योंकि न्यूटन्स के लॉज में तो ऐसा प्रिसेशन कहीं हमें नज़र नहीं आता। लेकिन मरकरी जो कि टेलीस्कोप से हमने जितनी ऑब्जर्वेशंस ली उसमें प्रिसेस करता हुआ नज़र आता है। न्यूटन इस चीज़ को बयान करने में नाकाम रहे। लेकिन उनके बाद एक और साइंसदान आए जिनका नाम है अर्बन लेवेरिए, जो कि 1859 में उन्होंने सोचा कि वो इस सियारे की इस अनोमली को डिफ़ाइन करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इसको मॉडल किया जा सके। और उसकी वजह यह है कि यही वो साइंसदान है जिन्होंने नेपच्यून को डिस्कवर किया। और नेपच्यून को इन्होंने कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने उससे पिछला यानी उससे आगे वाला प्लैनेट जिसे यूरेनस कहा जाता है उसके रोटेशनल ऑर्बिट में एक खामी देखी, एक खम देखा, और उस खम को न्यूटन के लॉ बयान नहीं कर पा रहे थे। तो वो समझ चुका था कि कोई ऐसी फोर्स है, एडिशनल फोर्स है ग्रेविटी की, जो कि हम इस न्यूटन के लॉ में इंक्लूड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये खम नज़र आ रहा है। और वो फोर्स कहाँ से आ सकती है? वो एक प्लैनेट से आ सकती है जो इससे भी आगे है। तो उन्होंने उस प्लैनेट की, जिसे बाद में हमने नेपच्यून कहा, उसका मैस भी निकाला और उसके साथ साथ उसका एंगल भी निकाला कि किस जगह पर वो मौजूद होगा। और फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स से रब्ता किया जर्मनी के, और जब उस जगह देखा गया तो हमें एक और प्लैनेट मिला जिसे आज हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। इसलिए ये बहुत कॉन्फिडेंट थे, पुरएतमाद थे कि मैं किसी न किसी तरीके से मरकरी के इस प्रिसेशन को मॉडल कर लूँगा। और उसके लिए इन्होंने 2 तजावीज़ दी। पहली तजवीज़ ये थी कि कुछ जगह पर ये क्लेम किया गया उस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स ने कि उन्होंने मरकरी से भी आगे सूरज के गिर्द एक प्लैनेट देखा है। तो इनका यह ख्याल था कि उस प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से मरकरी के ऑर्बिट में ये खम आता है। लेकिन बाद में बहुत से और एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि ऐसा कोई प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता। इस प्लैनेट का नाम वुल्कन था। इन्होंने इसका नाम रखा था वुल्कन, और उसकी वजह वोल्केनो से ली गई थी कि वोल्केनो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए ये सियारा क्योंकि सूरज के करीब था तो इसका नाम वोल्केनो से वुल्कन रखा गया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि कोई एस्ट्रॉयड बेल्ट ऐसी है जो कि सूरज और मरकरी के बीच में है। तो दूसरी एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वहाँ पर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है और उसकी ग्रेविटी की वजह से मरकरी ऐसा बिहेव करता है। लेकिन हमें बाद में पता चल गया कि ऐसी कोई एस्ट्रॉयड बेल्ट एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए ये साइंसदान भी बता नहीं सके कि मरकरी के इस ऑर्बिट में खम क्यों आता है। लेकिन अब आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को एक फोर्स के तौर पे ना देखा, बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम को जब इकट्ठा करके हम मुताला करते हैं तो हमें नज़र आता है कि स्पेस और टाइम का एक कर्वेचर प्रोड्यूस होता है जब भी उसमें कोई मैस आता है। तो एक चादर है, बिछी हुई है, और उस चादर पर जब भी आप कोई मैस रखेंगे तो उसमें खम आ जाएगा, उसमें कर्वेचर आ जाएगा, और उस कर्वेचर की वजह से
उसके गिर्द घूमने वाली सियारे उस पाथ को लेंगे और इसी वजह से हमें ऐसे लगेगा कि वो रोटेशन दे रहे हैं। मैं इस पर बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, पूरी डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, लेकिन वो सियारे भी स्मॉलेस्ट पाथ को ऑप्ट कर रहे होते हैं। आइंस्टाइन ने इस कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए, स्पेस टाइम के इस कर्व को डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ इक्वेशंस बनाई। इन्हें जियोडेसिक इक्वेशंस कहा जाता है। लेकिन जब उन्होंने यूनिवर्स में जितना भी मोशन है उसको डिफाइन करने के लिए इन जियोडेसिक इक्वेशन का सहारा लिया और उसे सोलर सिस्टम पर अप्लाई किया, तो सोलर सिस्टम पर जैसे ही उसको अप्लाई किया गया तो वो रिड्यूस हुई इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस बिल्कुल हूबहू न्यूटन की इक्वेशंस की फॉर्म ले गई, सवाए एक टर्म के। इसका मतलब यह है कि न्यूटन सबसेट है, न्यूटन की इक्वेशन सबसेट है आइंस्टाइन की इक्वेशन का, लेकिन एक टर्म ऐसी थी जो कि अजाफी थी आइंस्टाइन की इक्वेशन में, और वो टर्म मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आता है, जिसमें सूरज का मास कैपिटल M आता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट की पावर्स आती हैं, और जिसमें सूरज और उस प्लेनेट के गिर्द रेडियस भी आता है। अब क्योंकि वीनस, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स में रेडियस बहुत बढ़ जाता था, इसलिए ये टर्म अप्रोच करती थी ज़ीरो को, क्योंकि रेडियस R बहुत बढ़ गया, उसका क्यूब उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, तो ये टर्म बहुत नेग्लिजिबल हो जाती थी और आइंस्टाइन की इक्वेशंस डायरेक्टली अप्रोच कर जाती थी न्यूटन की इक्वेशन को। तो इसलिए वीनस, अर्थ और बाकी सितारों की जो मोशन की प्रेडिक्शंस न्यूटन की लॉज करते थे, वही आइंस्टाइन की इक्वेशंस कर रही थी। लेकिन जब हम मरकरी की तरफ आते हैं तो वहाँ पर इस फैक्टर का इफेक्ट नेग्लिजिबल नहीं था, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब हमने ये फैक्टर आइंस्टाइन की इक्वेशंस में डाला और इससे कैलकुलेशन की, तो हमें प्रिसिशन नज़र आना शुरू हो गया। एक और चीज़ जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशंस को मुमताज़ करती हैं न्यूटन की इक्वेशन से, वो ये है कि न्यूटन जिस ज़माने में काम कर रहे थे, उन्होंने जो मोशन के लॉज बनाए और ग्रेविटेशनल लॉ दिया, वो डिड्यूस किया हुआ था, उसकी अजम्पशन थी केपलर के काम पर। केपलर एक और साइंसदान थे जो कि न्यूटन से पहले आए थे और उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। लेकिन केपलर की जो लॉज थे उसमें एक अजम्पशन थी, और वो अजम्पशन ये थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिटी है, क्योंकि उस वक्त तक हमें स्पीड ऑफ लाइट की पता नहीं था कि वो कितनी है, तो ये ज्यूम किया गया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिटी है। और उस वजह से जब स्पीड ऑफ लाइट की पावर अगर इस टर्म में देखा जाए नीचे आ रही है, तो इन्फिनिटी की पावर अगर आप क्यूब भी कर दें उसका, तो वो इन्फिनिटी होगा और ये टर्म फिर अप्रोच टू ज़ीरो करेगी। तो उस वक्त में हम किसी भी तरीके से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, ये फैक्टर हर सूरत में ज़ीरो ही होना था। लेकिन आइंस्टाइन जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिटी नहीं है, बल्कि वो एक कांस्टेंट टर्म है, और उसकी वैल्यू भी उन्होंने दी। और इस वजह से जब वो कांस्टेंट टर्म हुई, तो ये जो फैक्टर है जो कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये अब नॉन ज़ीरो रहा। तो जब ये टर्म नॉन ज़ीरो हुई, जब ये फैक्टर नॉन ज़ीरो हुआ, तो अब हमें मरकरी का जो ऑर्बिट है उसमें प्रिसेशन नज़र आना शुरू हो गया। और आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन से इस प्रिसेशन को कैलकुलेट किया, जो कि 43 आर्क सेकेंड पर सेंचुरी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और उन्होंने बाद में अपना पेपर पब्लिश किया और उनके पेपर को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। तो आइंस्टाइन ने मरकरी के ऑर्बिट की इस एनोमली को डिफ़ाइन किया, प्रेडिक्ट किया, मॉडल किया और एक्सप्लेन किया, जो कि न्यूटन ना कर सके और उनसे पहले भी बहुत से साइंसदान ना कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मरकरी के ऑर्बिट में ये खम किस किस्म का है और किस तरीके से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसे एक्सप्लेन करती है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।